तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं नीरज सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अकाउंट्स बाय नीरज सर। तो भैया आज नीरज सर आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो यूपी बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अकाउंट्स के छात्रों के लिए तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है क्योंकि बड़ा टिपिकल टॉपिक भी है, लेकिन आज नीरज सर आपको इतने सरल शब्दों में इस टॉपिक समझाने वाले हैं कि आपको झमाझम ये आएगा और झमाझम अपने बोर्ड से एग्जाम में आप इसको करके दिखा दोगे। तो भैया बिना समय गवाए बच्चों चलो शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। लेकिन उससे पहले भैया अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भैया वीडियो पसंद आए तो एक तो लाइक कर देना। आपके लाइक से तो हमारे दिल की धड़कनें चल रही हैं। तो भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको तीन शब्द देखने को मिलते हैं बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कि नगद का क्या मूवमेंट हो रहा है उसका पूरा विवरण तैयार करना, उसे ही हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कि बच्चों एक बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो सकता है छोटा बड़ा, ठीक है, कंपनी हो सकती है, तो बिजनेस में आपका कैश कितना आ रहा है या कितना कैश जा रहा है, इस चीज की प्रॉपर डिटेल तैयार करना ही होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं, किस प्रकार से हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को तैयार करते हैं, तो बच्चों ध्यान से देखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग तीन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। पहली आपकी हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड होती है। दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कि कितना जो भी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई एक्टिविटी करते हो वो आ जाती है तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तीसरा आता है तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब फाइनेंसिंग मतलब पैसे का जुगाड़ करने के लिए जो भी क्रियाएं आप करते हो, मतलब एक पैसे को पाने के लिए आप कितना भी कुछ जो जुगाड़ कर रहे हो वो सारी चीजें जो होती हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाती हैं। अब फटाफट एक एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि इनमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमारे पास टोटल 3 एक्टिविटी होती है। 3 एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को बच्चों पढ़ते हैं। तो पहला आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सर कहेंगे गुरुजी तो बता रहे हैं पहला ऑपरेटिंग और नाम ले रहे हैं पहला फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। तो देखो बच्चों इसके पीछे भी एक लॉजिक है भैया। तुम्हारे गुरुजी बिना लॉजिक के कुछ बात नहीं करते हैं। जब हम एक फर्म स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमको चाहिए होता है पैसा। बिना पैसे के कुछ नहीं होना, क्योंकि बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, बिना पैसे के कुछ ना होना। एक बतासे का ठेला भी ना लगना हम लोगों से बिना पैसे के, है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, हमारे तीसरे पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। अब इस एक्टिविटी में क्या होता है, किस प्रकार से कैश का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, वो जानेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या इनफ्लो होता है। सबसे पहले इनफ्लो की बात करें तो एक कंपनी के तौर पे अगर हम सोचे तो एक कंपनी जो होती है वो शेयर और डिवेंचर को इश्यू करके, क्या करके, इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, मतलब कि शेयर या डिवेंचर को इश्यू करके वो पब्लिक से पैसा ले सकती है ना। शेयर इश्यू करके या डिवेंचर इश्यू करके वो पब्लिक से पैसा उठा लेती है। ये पहला इनफ्लो हो गया। दूसरा इनफ्लो हो गया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बच्चों, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फटाफट हो गया। अब ये भी एक इनफ्लो होता है, क्यों? क्योंकि हम पैसे का जुगाड़ क्या हो सकता है, या तो शेयर इश्यू करके या डिवेंचर इश्यू करके ले लें या कहीं से कर्जा ले लें। अब वो कर्जा छोटे समय के लिए भी हो सकता है, लंबे समय के लिए हो सकता है। मतलब हम किसी बैंक से 5 साल के लिए लोन ले लें या किसी बैंक से 1 साल के लिए लोन ले लें। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं वो हमारी इनफ्लो बन जाती है। कहां? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग मतलब पैसे का जुगाड़ कर रहा है, इसलिए ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाती हैं। अब लेस करते हैं बच्चों। तो देखो कर्जा लिया है, इशू शेयर किया है, डिवेंचर इशू किया है, तो देखो बदले में हमें कुछ ना कुछ तो रीपेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो हमको देना ही पड़ेगा, और वो देना ही हमारा आउटफ्लो बन जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्या क्या आउटफ्लो हो जाता है बच्चों? सबसे पहले शेयर इशू किया है तो भैया हम डिविडेंड पे करेंगे, पब्लिक को करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके बाद अगर डिवेंचर इशू किया है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर हमने कर्जा लिया है तो भाई कर्जा तो कोई हमें ऐसे दे नहीं देगा, कोई हमारा इतना सगा बैठा नहीं हो रखा कि जो हमें ऐसे ही फर्जी में कर्जा दे दे। तो भैया कर्जा दिया है तो वो हमसे बदले में इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, सॉरी बार बार गलत हो रहा है बच्चों मुझसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है,
ठीक। उसके बाद अब भैया हमने कर्जा लिया है तो कर्जा वापस भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कर्जा धरे रहेंगे खाली इंटरेस्ट ही पे करेंगे, ना भैया कर्जा भी वापस करेंगे। तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब कर्जा वापस कर देंगे हम तो भी हमारा आउटफ्लो हो जाए, क्योंकि हम कर्जा वापस करेंगे तो पैसा जाएगा। फिर भैया हमने शेयर तो इशू किया था ना, तो उसका रिडम्पशन भी होता है बच्चों। रिडम्पशन समझते हो ना, हम रिडीम कर देंगे, मतलब कि जिसने हमारे शेयर्स को खरीदे होंगे अगर वो चाहेंगे तो वो हमको अपना शेयर देकर हमसे अपना पैसा वापस ले सकते हैं, उसको बोलते हैं शेयर्स का रिडम्पशन। अब रिडम्पशन करेंगे तो भी हमारे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा और वो हमारा आउटफ्लो बन जाएगा इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, तो ये थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसमें हम लोग पैसे का जुगाड़ करते हैं, पहले शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके या किसी प्रकार का कोई कर्जा लेके, बाद में उस कर्जे के लिए हम लोग इंटरेस्ट प्रॉपर चुकाते हैं या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं, या हम लोग शेयर के बदले में पब्लिक को डिविडेंड देते हैं, या फिर उस कर्जे की वापसी करते हैं, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करते हैं। और उसके बाद अगर हम शेयर के बारे में भी बात करें तो शेयर की भी हम लोग रिडम्पशन कर देते हैं, मतलब शेयर की पैसे की वापसी कर देते हैं। तो ये बच्चों था हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसमें हम लोगों ने आउटफ्लो और इनफ्लो पढ़ा। सारे इनफ्लोज को ऐड कर देते हैं, सारे आउटफ्लोज को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या होता है, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने बताया था ना बच्चों कि ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग इन्वेस्टिंग पर्पस से कितना भी कुछ जो कर रहे होते हैं, मतलब इन्वेस्टिंग पर्पस से हम कुछ करते हैं, उससे जो हमारा इनफ्लो आउटफ्लो शो होता है वो सारे इनफ्लो आउटफ्लो हम यहाँ पर दिखाते हैं। हम लोग क्या क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, तो देखो ऐड ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब सबसे पहला तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा जो इनफ्लो होता है वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स आप सबको मालूम है क्या होती है, तो जब हम पहले कभी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग पर्पस से तो परचेज कर रहे होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना एक तरीके से हमारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, तो अब उस इन्वेस्टमेंट को आज हम बेच देंगे तो ये है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट ना, और इसमें हम लोग इसको बेचने से हमारे पास पैसा आ रहा है। किसी भी संपत्ति को बेच देंगे तो उससे पैसा ही तो मिलेगा बच्चों, और जब मिल जाएगा तो उसको हम क्या दिखाएंगे, इनफ्लो दिखाएंगे। कहां पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड। अब क्या हुआ, जिस प्रकार से हम शेयर इशू करते हैं उसी प्रकार से हो सकता है हम किसी कंपनी में शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और शेयर में इन्वेस्ट किया है उससे जो डिविडेंड मिल रहा है वो मेरा इन्वेस्टिंग से ही तो रिटर्न हो रहा है। अब इन्वेस्ट करने से अगर रिटर्न होगा तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा और वो बन जाएगा मेरी इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। उसके बाद इसी तरह बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब किसी तरह हमने मान लीजिए कि कहीं पर भैया हमने कहीं पर पैसा लगाया हो, मान लो मैंने एफडी में पैसा लगा दिया, उस एफडी से हमें जो रिटर्न में इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी तो हमारा इन्वेस्टिंग से ही तो मिल रहा है। हमने इन्वेस्ट किया पैसा तभी तो हमको रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट, और वो भी हमारा कहाँ का पार्ट बन जाएगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद बात करेंगे बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कि भैया हमने मान लो अपना घर बनाया, 3 मंजिले का घर बना दिया, अब उस 3 मंजिले के घर को मैंने किराए पे उठाकर पैसा कमा रहा हूं, तो भैया वो भी तो मेरे इन्वेस्टिंग पर्पस से ही था, क्योंकि जब घर बनाया तो मैंने एक तरीके से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, अब उस पैसे का रिटर्न हमें मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हुई, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसका इनफ्लो दिखा देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगर हम कोई रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद बच्चों आ जाता है क्लेम रिसीव। अब किसी प्रकार का हम क्लेम रिसीव कर रहे हैं, क्लेम जानते हो ना बच्चों क्या होता है, हम किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस कराते हैं फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए, और उसमें हम धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रीमियम भरते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने बिजनेस का करा लिया और हर महीने एक किस्त भर रहे हैं इंश्योरेंस के रूप में, एक प्रीमियम के रूप में हम किस्त भर रहे हैं। अब मेरे बिजनेस में खुदा ना खासा कुछ घटित हो जाता है, घटित होने के बाद उसमें क्या होता है, हम क्लेम कराते हैं, क्लेम से हमें पैसा मिलता है, तो वो पैसा हमारा कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो बनेगा। कारण कि भैया हमने इन्वेस्ट ही तो किया था फ्यूचर लॉसेस से बचने के लिए, क्लेम कराया जिसमें हम प्रॉपर हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इन्वेस्टिंग का ही तो पार्ट हुआ, और इन्वेस्टिंग का पार्ट है तो इसको हम क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग के इनफ्लो में दिखा देंगे। इसके बाद हम अगर लेस की बात करें बच्चों तो लेस ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जिस प्रकार से हम लोग सेल करते हैं फिक्स्ड एसेट्स का तो वो इन्वेस्टिंग का होता है।
उसी प्रकार जब हम फिक्स एसेट्स को परचेज करते हैं तो भी मेरी इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाता है, लेकिन वो मेरा आउटफ्लो बनता है। आउटफ्लो क्यों होता है कि क्योंकि किसी भी संपत्ति को अगर हम खरीदेंगे तो इन्वेस्टिंग पर्पज से ही, और खरीदने पे मेरे पास से क्या होगा, पैसा चला जाएगा, और चला जाएगा तो क्या होगा, आउटफ्लो बन जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इसी तरह बच्चों परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी प्रकार का नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं बच्चों तो वो भी मेरी इन्वेस्टिंग का एक पार्ट है, और उसके होने से मेरा कैश क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। परचेज करने से मेरा कैश जा रहा है, और जाने की वजह से हमने इसको दिखा दिया इन्वेस्टिंग के आउटफ्लो वाले पार्ट में। तो इतनी बात क्लियर बच्चों, तो ये थी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब भैया सबसे भयानक और खतरनाक पार्ट की बात करेंगे, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो ये सब तो हमने कर लिया, पहले हमने पैसे का जुगाड़ कर लिया, फिर पैसे को इन्वेस्ट कर लिया, अब हम चलाएंगे बिजनेस। क्या चलाएंगे, बिजनेस को चलाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हम लोग बिजनेस को करंट तौर पे जो हम रन कर रहे हैं उसमें जितनी एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटीज होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हम लोग उसमें देखते हैं कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। तो भैया उससे पहले हम लोग बना लेते हैं ऑपरेटिंग का एक नमूना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। एक पार्ट जो होता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले का होता है, और एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग वर्किंग कैपिटल चेंज करके निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले पार्ट की बात करते हैं, फिर दूसरे पार्ट की बात। पहले पार्ट की बात करेंगे बच्चों, पहले पार्ट में हम लोग लिख लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, वो प्रॉफिट जिसमें हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं घटाया होगा वो प्रॉफिट हम लोग उठा के लिख लेंगे। और हम सबको पता है ये प्रॉफिट कहां से आएगा, ये नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, जो हम लोग इसके पहले तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, उस स्टेटमेंट से हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाता। अब इस प्रॉफिट में जो गलतियां हमने की थी वो सुधार करेंगे। क्या गलतियां की थी वो समझना। हम इसमें ऐड करेंगे वो पेमेंट्स, ऐड करेंगे वो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स भैया ऐसी पेमेंट जो कि ना तो नॉन कैश थी, और जो कि नॉन ऑपरेटिंग थी, बोले तो जो कैश में कंसीडर भी नहीं हो रही थी और जो रिकरिंग नेचर की भी नहीं थी। ऐसी कोई पेमेंट अगर मैंने पहले नेट प्रॉफिट में लेस कर दी होंगी तो मुझे वो वापस ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे बच्चों डेप्रिसिएशन जो होता है उसका कैश से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेस कर देते हैं, इसलिए हम उसको वापस यहां पे उठा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरी चीज गुडविल राइट ऑफ। अब गुडविल को राइट ऑफ करें, मतलब गुडविल को अगर हम कम कर रहे हैं तो बच्चों ये भी क्या होता है, ये भी एक तरीके से रिकरिंग नेचर का तो होता नहीं है। गुडविल को हम बार बार तो राइट ऑफ नहीं करते ना, वन टाइम करते हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये रिकरिंग नेचर का नहीं, इसका कैश से कोई रिलेशन नहीं है, और इसको हमने अगर नेट प्रॉफिट में लेस कर दिया तो इसको क्या करेंगे, वापस से ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद तीसरी इसी तरह से बात करते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंसेस की बच्चों। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस भी ऐसे होते हैं जिनको अगर हम राइट ऑफ कर दे, ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा कैश है ही नहीं, कैश से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही ये रिकरिंग नेचर का कि बार बार होने वाली चीज हो। तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, वापस से क्या करते थे, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा लेस पॉइंट था प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा, हम किसी भी फिक्स एसेट्स को अगर बच्चों बेचेंगे उस पर किसी प्रकार का कोई लॉस होगा तो वो मेरा, देखो पहली चीज तो कैश में कंसीडर नहीं होगा, मतलब वो हमारा कैश को हानि नहीं पहुंचा रहा, वो कैश को नहीं कम कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कि भैया ये रिकरिंग नेचर का भी नहीं है। अब फिक्स एसेट्स क्योंकि हम बार बार थोड़ी ना बेचेंगे भैया, साल में एक ही बार बेचना हुआ या 2 साल में एक बार ही बेचना हो कि हर महीने तुम बेचे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो भैया इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, क्योंकि इसको हम वहां पर नेट प्रॉफिट में ही हम लोग पहले लेस कर चुके होते हैं, तो वापस से हम इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। अब इसकी लेस की बात करें, लेस पॉइंट की मतलब की, तो भैया हम सारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग जितनी भी इनकम होती है मेरी, क्या होती है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। इनकम समझे ना, ऐसी इनकम जो रिकरिंग नेचर की नहीं थी या कैश में कंसीडर नहीं हो रही थी। ठीक है, रिकरिंग नेचर की नहीं थी या कैश में कंसीडर नहीं हो रही थी, उसको हम वापस लेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेट प्रॉफिट में उसको ऐड कर चुके होते हैं, क्योंकि ऑल इनकम्स आर
ऐड इन प्रॉफिट एंड लॉस में, नेट प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर लेते हैं, सारी इनकम्स को ऐड कर लेते हैं, सारे पेमेंट्स को लेस कर देते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है उनको हम वापस लेस कर लेंगे। ठीक है, जैसे जिसमें पहला आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जिस तरीके से लॉस नहीं कंसीडर होता है कैश में, उसी तरीके से इसका प्रॉफिट में कंसीडर नहीं होता है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम इसको यहां पर वापस से लेस कर लेते हैं। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड रिसीव्ड मैंने तुम लोग को बताया था। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड क्या होता है, हमने कहीं पे पैसा लगाया और हमें पैसा, मतलब हमने कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया और वहां से हमें डिविडेंड मिल गया। तो देखो हमको ये एक बार तो बार बार तो मिलेगा नहीं, पूरे साल में एक बार ही मिलेगा, तो ये रिकरिंग नेचर का तो है नहीं। ठीक है, और ऊपर से ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी जोड़ा जाता है। तो इसमें यहां पर हम लोग को क्या करेंगे, दोहरी गणना से बचने के लिए हम वापस इसको यहां पर लेस करेंगे। और सेम प्रोसीजर जो है वो हम इंटरेस्ट रिसीव्ड में भी दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, और तब जाके हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू बन जाएगी हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, ये हमारी अभी वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का प्रॉफिट आया है। मतलब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक पार्ट बच्चों सॉल्व हो गया। देखो क्या क्या किया, फिर से देख लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिया, उसके बाद उसमें हमने ऐड किए वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट जो हमने वापस वहां पर लेस कर दी थी, तो हमने उसको रिवर्स किया, यहाँ ऐड कर लिया। और जितनी भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स थी जो हमने वहां लेस कर ली थी, वो जो वहां ऐड कर ली थी वो वापस यहाँ पर लेस कर ली। इतना करने के बाद हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे बच्चों। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखेंगे और फटाफट इस वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, और बच्चों याद रखना, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक ठोक देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना, आपके लाइक से दिल की धड़कनें चलती हैं हमारी। तो भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आ गया। अब हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज क्या होती है, वर्किंग कैपिटल ये भी तो पता होना चाहिए ना बच्चों। भैया वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होता है वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। अगर हम वर्किंग कैपिटल को पूरा डिफाइन करें तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स उनके चेंज को ही हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंज। अब देखो बच्चों क्या करना है, अब इसमें इनफ्लो आउटफ्लो चेक करेंगे। तो देखो इसमें इनफ्लो को ऐड कर देंगे और आउटफ्लो को लेस करेंगे। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज में इंक्रीजमेंट होता है तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ इनफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे क्रेडिटर्स पहले 5 के थे, अब 8 के हो गए। समझना बच्चों, पहले हमारे क्रेडिटर्स 5000 के थे और अब हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो 8000 के हो गए। तो भैया 5 से 3000 का इंक्रीजमेंट, मतलब क्या हुआ, 3000 का इंक्रीजमेंट ये शो कर रहा है कि मेरा 3000 का इनफ्लो हमारी कंपनी में, मतलब 3000 का कर्जा मैंने बाहर से ले लिया है। ठीक है, उसी प्रकार डिक्रीजिंग लायबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। अब डिक्रीजिंग करंट एसेट्स का क्या होगा बच्चों, तो देखो अब मेरे पास मेरे डेटर्स थे 5000 रुपए के बच्चों। ठीक है, मान लो डेटर्स हमारे वो होते हैं करंट एसेट्स होते हैं। तो डेटर्स थे हमारे बच्चों प्रीवियस ईयर में 5000, करंट ईयर में कितने थे 4000। अभी क्या हुआ, 1000 डेटर्स कम हो गए, मतलब ओवरऑल मेरे डेटर्स ने क्या किया होगा, क्या किया होगा बच्चों बताओ। मेरे डेटर्स ने मुझे पेमेंट की होगी, तभी तो 5 से 4 हुए हैं, उन्होंने मुझे पेमेंट किया होगा। देनदार बोले तो वो जो पैसा मुझे देंगे। अब उन्होंने 5 से 4 हुए हैं, मतलब कि उन्होंने 1000 की पेमेंट कर दी होगी, तभी तो कम हो गए। तो वो 1000 का इनफ्लो हुआ हमारे पास, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा ऐड इनफ्लो। अब हम बात करते हैं लेस पॉइंट अपना आउटफ्लो की। तो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और क्या हुआ, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब देखो मेरे पास मेरे बिल रिसीवेबल जो थे वो प्रीवियस ईयर में 4 थे, करंट ईयर में हो गए 5000।
कहने का मतलब है कि करंट एसेट्स बढ़ी, तो इसका मतलब मैंने कर्जा, मतलब किसी को मैंने पैसा और दे दिया तभी तो बढ़ा। मैंने पैसा दे दिया होगा तभी तो वो पैसा बढ़ा। बिल का पैसा बढ़ गया है, 4 से 5 हो गया, मतलब मैंने पैसा दे दिया होगा, मतलब मेरी कंपनी जो फिर क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया, तभी तो साला बीआर जो है वो 4 से 5 हो गया। तो चलो बच्चों, ये हो गया तुम्हारा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसलिए हम इसको आउटफ्लो होता है, इसलिए हम इसको लेस पॉइंट में दिखाते हैं। ठीक है, फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, सॉरी क्या हुआ, हमारे मान लो बिल्स पेबल जो थे वो प्रीवियस ईयर में थे 4000 और करंट ईयर में हो गए 3000। मतलब क्या हुआ, मेरी पहले उधारी 4000 की थी, अब उधारी 3000 की बची है। तो भैया मैंने उसको पेमेंट किया होगा तभी तो मेरी उधारी कम हो गई है ना। ऐसे फ्री फंड में तो वो भाई साहब हमारा पैसा कम कर नहीं देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे फिर से आउटफ्लो हो गया, किस चीज का, 1000 का। क्यों? क्योंकि मैंने 4 से 3 हो गया, मैंने बिल्स पेबल का 1000 अमाउंट चुका दिया होगा। तो भैया इस तरीके से हमारे इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस कर देते हैं बच्चों इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। इतना करने के बाद जो वैल्यू मिलती है, बस क्या करना है उस वैल्यू में भैया हमको लेस कर देना है इनकम टैक्स। क्या लेस कर देना है? इनकम टैक्स लेस कर देना है बच्चों। और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो बताएगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने कैश यूज किया है या फिर कि फ्लो हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो भी मेरा निगेटिव पॉजिटिव आंसर आएगा वो हमारा यहां पर शो कर दिया जाएगा। ठीक है, यूज किया मतलब कि हमारा पैसा और ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च हो गया, कैश हमारी ज्यादा खर्चा हुई, फ्लो हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास और पैसा, हमारी कैश जो है वो अभी भी प्लस में है। तो इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव 2 टाइप में आएगा आपका। और ये आपका बन गया पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों। मैंने बताया ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ कैश को ही कंसीडर करते हुए आते हैं, जो चीज कैश में नहीं होती उसको हम कैश फ्लो में लेके नहीं आते हैं। पूरा टाइम पे हम कैश में यही देखते रहते हैं कि भैया हमारी कंपनी, हमारी फर्म या हमारा बिजनेस जिसके लिए भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं उसमें कैश का क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है, पूरे टाइम पे यही जानते हैं। और किसी को जब हम तीनों एक्टिविटीज में प्रॉपर वे में एक स्टेटमेंट की तरह, एक विवरण की तरह शो करते हैं तो इसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके नीरज सर आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे आने वाले हैं। थोड़ा सा लेट जरूर हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम लेट हो जाते हैं। लेकिन बच्चों बिल्कुल चिंता मत करो, अब हर दिन आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी और हर दिन एक मस्त टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय बच्चों।